वेलकम टू माय चैनल डेल्टा सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मरणोत्तर भारत के जितने भी हिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो इसको बारीकी से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, वो पूछा गया होगा किसी न किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। आरआरबी में हो या फिर अन्य एग्जाम में हो तो पूछा गया क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग बारीकी से देखें। रेलवे के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है, मतलब कि प्राचीनतम स्मृति कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन ए में है विष्णु धर्मशास्त्र, बी में मनु स्मृति, सी में है याज्ञवल्क्य स्मृति और डी में है नारद स्मृति। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, मनु स्मृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नीचे भी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनु स्मृति हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है, मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे। मतलब मगध में जो है शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था, तो ये था इसका शुंग। कौन था, शुंग था। तो इसका आंसर का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, शुंग था उसका उत्तराधिकारी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है, लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया था। ठीक है, कहने का तो भारतीय शासक दल वंश कौन सा जो मौर्य वंश का स्थान लिया था, तो है आपका शुंग। क्या है, शुंग वंश है जो किसका स्थान लिया था, तो मौर्य वंश का स्थान लिया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नीचे भी है शुंग। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, इसमें है तो इसका आंसर है देवभूति। कौन था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, देवभूति। आइए हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है किस वंश का शासक था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। किसका था, तो सातवाहन वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छठा जो प्रश्न है वो है, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं। सातवाहनों वंश का जो अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले थे, तो ये मिले हैं सिक्के के। किसके मिले हैं, तो शीशे के मिले हैं। जो सिक्का जो बना था उस समय, तो सिक्का का ज़्यादातर वहाँ पे सिक्का मिला है, तो ये हो जाएगा शीशा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां जो प्रश्न है वो है, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। ये किसको प्रकट करता है, जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, तो ये कनिष्क का शासनकाल को प्रकट करता है। किसको करता है, कनिष्क के शासनकाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क का शासन हो जाएगा। आइए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है। भारतीय जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है शक संवत। कौन सा, शक संवत। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी, शक संवत हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ। शक संवत जो है किस वर्ष शुरू हुआ, तो हुआ था ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद। ईसा मसीह के जन्म के कितने वर्ष बाद, 78 वर्ष बाद। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 10वां जो प्रश्न है वो है, शक पंचांग का प्रथम मास कौन होता है। मतलब शक पंचांग का है प्रथम महीना कौन होता है, तो प्रथम महीना क्या होता है, चैत्र होता है। चैत्र होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम महीना कौन हो गया, चैत्र हो गया शक पंचांग का। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से उल्लेख होता है। हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है उससे क्या उल्लेख होता है, तो होता है वासुदेव का। किसका होता है, तो वासुदेव का उल्लेख होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, वासुदेव हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है 12वां, प्राचीनतम भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। प्राचीनतम भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो लिखा था चरक। कौन लिखा था? चरक लिखा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? चरक हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है चरक को। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक। अभी भी चरक वाला क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन देखिए कब कब पूछा हुआ है। आरआरबी बेंगलोर पूछा हुआ है, इलाहाबाद परीक्षा 2010 में पूछा हुआ है, पटना में पूछा हुआ है, 12 में पूछा हुआ है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चरक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आयुर्वेद का जनक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है, ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज़ बनाने की कला को किसने खोजा था? ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज़ बनाने की जो कला है इसकी खोज किसने किया था? इसको किया था चीनियों ने। किसने किया था? तो चीनियों ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनियों हो जाएगा। ठीक है, आइए 15वां प्रश्न में बढ़ते हैं। 15वां जो प्रश्न है, कौन सी दो सभ्यता उन्हें गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? कौन सी दो सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? तो ये आपको किया भारतीय एवं यूनानी सभ्यता। किसने किया? भारतीय एवं यूनानी सभ्यता ने किया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, भारतीय और यूनानी सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां जो प्रश्न है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? विक्रम जो संवत है और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो यह है 135 वर्ष का अंतर है। कितना है? 135। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 135 वर्ष का अंतर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 17वां जो प्रश्न है वो है, कनिष्क की राजधानी थी, मतलब कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी या कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो था पेशावर। कहाँ था? तो कनिष्क की राजधानी थी पेशावर था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, पेशावर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के लिए जो है महान सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ कराया? तो ये कराया था कनिष्क ने। किसने कराया था? तो कनिष्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, इसको सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 19वां जो प्रश्न है वो है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में जो है सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में हुआ था? तो कला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था कुषाण काल में। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां जो प्रश्न है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक जो द्वितीय है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है कनिष्क को। किसको जाना जाता है? तो कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 21वां जो प्रश्न है वो है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने के मुहर वाली चलाई थी? ठीक है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो ये चलाया था कुषाण शासकों ने। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? तो कुषाण शासक चलाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, कुषाण शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां जो प्रश्न है, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। कलिंग प्रदेश के जो महान शासक है वो कौन हुए? तो ये हुआ कलिंग प्रदेश का खारवेल। कौन हुआ? तो खारवेल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खारवेल हो जाएगा। ठीक है, कलिंग प्रदेश के महान शासक। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वंश क्रम को सजाए। मतलब निम्नलिखित जो वंश क्रम मतलब किसके बाद कौन आया वो सजाए। तो इसमें है ये ऑप्शन इसका हो जाएगा, पहले मौर्य वंश है, तब शुंग वंश, तब कुषाण, तब गुप्त आया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश हो जाएगा। आइए 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां जो प्रश्न है वो है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। मतलब गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां,
25वां जो प्रश्न है वो है गुप्त वंश का संस्थापक था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो था आपको श्रीगुप्त। कौन था? तो श्रीगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। आइए हम लोग 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां जो प्रश्न है वो है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त हो जाएगा। आइए हम लोग 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां जो प्रश्न है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं वह किस वंश से संबंधित है? तो है आपको ऑप्शन ए में गुप्त वंश, बी में मौर्य वंश, सी में हर्यक और डी में कोई नहीं। तो हो जाएगा गुप्त वंश से। चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है वह गुप्त वंश से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां जो प्रश्न है वो है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो किस गुप्त शासक को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो दिया गया है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया है। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां जो प्रश्न है वो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। किसको कहा जाता है? गुप्त काल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। आइए हम लोग 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां जो प्रश्न है वो है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है वो किस राजा ने बनवाया था? ये बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय बनवाया था इस लौह स्तंभ को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते हैं। गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 12 मिहिर थे एक महान। ये 12 मिहिर क्या थे? मतलब वो क्या थे महान? तो 12 मिहिर क्या थे? खगोलविद थे। 12 मिहिर क्या थे? एक खगोलविद थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खगोलविद। 12 मिहिर क्या थे? एक खगोलविद थे। चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां जो प्रश्न है वो है चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री जो फाहियान है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह था आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कौन? फाहियान। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां जो प्रश्न है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो हुआ हुन आक्रमण के। किसके? तो हुन आक्रमण के फलस्वरूप क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुन साम्राज्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां जो प्रश्न है वह किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुनों से अपनी साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो एक किया था स्कंदगुप्त से। किसके किया था? स्कंदगुप्त। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कालिदास क्या थे? मतलब तो ये थे गुप्त काल के कवि थे। कालिदास क्या थे? तो गुप्त काल के कवि थे। तो इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसका हो जाएगा गुप्त। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, गुप्त काल के कवि। कालिदास क्या थे? तो गुप्त काल के कवि थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट जो है भारत के प्रसिद्ध क्या थे? तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गणितज्ञ। आर्यभट्ट क्या थे? तो गणितज्ञ थे।
हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 38 जो प्रश्न है वह किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? तो किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? तो ये किया था कुमार गुप्त ने। किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है वह किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था ह्वेनसांग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया था? किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया था? तो यह कहता आई चिंग ने। किसने किया? तो आई चिंग किया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आई चिंग। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 41 जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा? किस विदेशी यात्री ने यह कहा कि तक देश के ब्राह्मण जो है स्वयं खेती करते थे? तो ये कहा ह्वेनसांग ने। किसने कहा? तो ह्वेनसांग ने कहा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्वेनसांग हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां जो प्रश्न है वो है, हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन ने शासन किया था मतलब किसके दौरान किया था? तो किया था 7वीं शताब्दी के दौरान किया था। हर्षवर्धन कब शासन किया था? तो 7वीं शताब्दी के दौरान शासन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी के दौरान। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? हर्ष की जो आत्मकथा है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है वान भट्ट ने। किसने लिखा है? वान भट्ट ने इसको हर्ष की आत्मकथा लिखा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वान भट्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो है आपका वान भट्ट। कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वान भट्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? तो यह है आपको वान भट्ट हर्षवर्धन, मतलब एक ही युग, तो यह वान भट्ट हर्षवर्धन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 46वां जो प्रश्न है वो है, द्वारा चरित नाटक है। द्वारा चरित नाटक है, किसके द्वारा ये चरित नाटक है? तो इसमें क्वेश्चन वर्तित है रत्नावली जो है द्वारा चरित नाटक है, मतलब कि रत्नावली एक नाटक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर, रत्नावली। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? हर्षवर्धन जो किसे हराया था? ये पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन क्या किया था? हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 48वां जो प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ी बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध जो मठ था वह कहाँ पर स्थित था? तो ये था नालंदा में। कहाँ पर था? तो नालंदा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, कन्नौज के हर्ष के समय निम्नलिखित में से कौन से बंगाल का समकालीन राजा था? कन्नौज के हर्ष के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? तो ये आपको शशांक। कौन था? शशांक था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशांक हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग 50वां प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? हर्ष के शासनकाल में जो है उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो था कन्नौज। कौन था? कन्नौज था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, कन्नौज हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है
वो है गंगों की प्रथम राजधानी थी। गंगों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ये था कोलर में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, कोलर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो यह है कामरूप आपको असम का प्राचीन नाम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, असम हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बंगाल का प्राचीन नाम था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का आपका प्राचीन नाम था गौर। क्या था? गौर था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन मिस्टेक है, थोड़ा नंबरिंग इसमें पहले आपको 53 आना चाहिए, तो 54 है, देख लीजिएगा इसमें। तो आगे है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? बंगाल में जो पाल वंश का वो संस्थापक कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है गोपाल। बंगाल में जो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गोपाल। तो दोस्तों ये रहे 54 हिस्ट्री के मोड़ोत्तर भारत के जितने भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में बारीकी से पूछा गया है। वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।